बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सफर से वापस आ रहा था कि अचानक रास्ते में मुझे एक लड़की की आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैं था भी पठान, यूं अपनी जान की परवाह किए बगैर ही उस लड़की की सिमत का पीछा किया तो अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो घूंघट निकाले दरख्त के पीछे छुप कर बैठी रो रही थी। मैंने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और उसे इज्जत से घर ले आया और अपनी बीवी के पास कमरे में भेज दिया और खुद बाहर ही चारपाई डालकर सो गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी बीवी चिल्लाती हुई बाहर आई और जूं ही मैं अंदर भागा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो रात गहरी हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मगरिब की अजान से पहले पहले अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि शहर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। आए दिन डकैती और चोरी के मुकदमात ने परेशान कर रखा था। जैसे ही शाम का अंधेरा फैलने लगता तो चोर उचक्के गलियों में निकल आते थे, मगर खाना खराब हो इस ट्रैफिक जैम का जिसने मुझे फंसा दिया था। और अब तो ईशा की अजान भी हो चुकी थी। मैंने अपने बचाव के लिए हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा हुआ था। मेरा घर शहर के जरा दरमियाने से इलाके में था, जहां पर बहुत से सफेद पोश इज्जत की चादर ओढ़कर जिंदगी बसर कर रहे थे। साथ साथ घर थे और तंग तंग सड़कें। खैर, मैं घर की जानिब जाती तंग सी सड़क पर चढ़ा तो मेरे कानों में नुस्वानी आवाज गूंजी थी। एक ऐसी आवाज जो सख्त मुश्किल में घिरी हुई हो। वो बचाओ बचाओ कह रही थी। मैं एकदम से रुक गया था। न जाने वो लड़की किस मुसीबत का शिकार थी। हो सकता था कि चोरों के हत्थे चढ़ गई हो। मैंने अपने हाथ में मौजूद डंडा देखा। ये किसी तौर भी बचाव के लिए काफी नहीं था, इसीलिए मैं चुपके से अपने घर जाने लगा, मगर मेरी रगों में दौड़ता हुआ पठान खून मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस आवाज का ताक्कुब करने लगा। वो आवाज मैदान की तरफ से आ रही थी। मैं उस तरफ को निकल गया। तब मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो घूंघट निकाल कर रो रही थी। उसके पास कोई मौजूद नहीं था, मगर रात के इस पहर में इस लड़की को यूं बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जा सकता था। इसीलिए मैं बोला, क्या बात है बच्चे, यूं क्यों रो रही हो? उस लड़की ने सर उठाकर मेरी जानिब देखा तो वहां खौफ ही खौफ था। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, बच्ची, घबराओ नहीं, तुम अल्लाह की अमान में हो। मेरी बात सुनकर लड़की की आंखों में कुछ तसल्ली सी उभरी थी। वो बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं। मैं बोला, जाना किधर है? वो एक बार फिर से रोने लगी और कहने लगी कि नहीं मालूम। मैंने कहा, चलो उठो, आओ मेरे साथ। मैं उस लड़की को अपने घर ले आया। मैं सुबह के घर से निकला था। रात गए जब एक लड़की के साथ वापस आया तो मेरी घरवाली ने अलग वावेला मचा दिया। कहने लगी, ईसा खान, तुझे मेरी मोहब्बत भूल गई है जो दूसरी शादी कराया है। मैंने जोर से उसका सर झटका और बोला, चुप रहो गुलबानो, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। तुम इसको अपने कमरे में छोड़कर आओ, मैं तुम्हें तसल्ली से सारी बात समझाता हूं। गुलबानो चुप कर गई और लड़की को अपने साथ ले गई। लेकिन गुलबानो खुद बाहर न निकली, बल्कि कमरे से उसके चीखने की आवाजें आने लगी। मैं शदीद खौफजदा हो गया और उठकर कमरे की जानिब भागा। कमरे का मंजर अजीब ही था। उस लड़की ने घूंघट चेहरे से हटाया हुआ था और उसका चेहरा नीलो नील था। उसको गंजा किया हुआ था। एक हाथ पर भी जख्म का निशान था। उस लड़की की उम्र बमुश्किल 14 साल थी। मैं बोला, बेटी, ये क्या है? वो लड़की हम दोनों के खौफजदा चेहरे देखकर बोली, खान साहब, मुझे पनाह दे दे, मेरे जख्म मत कुरे दे। मैं चुप करके बाहर आ गया था। मेरी बीवी उस लड़की से जिद करती रही कि चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, मगर वो ना मानी। गुलबानो ने उस लड़की की मरहम पट्टी की तो वो सो गई। उसके बाद गुलबानो बाहर आ गई। वो बोली, ईसा खान, ये लड़की कौन है? मैंने कहा, गुलबानो, पिछले 1 घंटे से बोल बोलकर तुम उसका सर खा रही हो और अब मुझसे पूछ रही हो कि वो लड़की कौन है? मेरी बीवी बोली, ईसा खान, उसने सिर्फ मुझे अपना नाम ही बताया है। उसका नाम जाज़बा है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती उसके मुतालिक। मैंने कहा, गुलबानो, मैं वापस घर आ रहा था जब मैदान की जानिब से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी तो मैं इस लड़की को अपने साथ घर ले आया। अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी चुप कर गई, मगर मैं अभी तक उलझा हुआ था कि आखिर वो लड़की कौन है और उसके साथ क्या माजरा हुआ है। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं उस लड़की का बाप बनकर दिखाऊंगा। उसके साथ बुरा करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा।
यही सोचते सोचते रात कट गई थी। शहर में मेरी एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। अल्लाह का दिया बहुत कुछ था हमारे पास। शादी को भी 2 बरस हो चुके थे और अब मेरी बीवी उम्मीद से थी। ये दिन मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। मेरा ताल्लुक 4 सदा से था। मेरे वालिद साहब की वहां पर बड़ी जमीनें थीं, मगर मैं कारोबार करना चाहता था। इसीलिए मेरे हाथ पर मेरा हिस्सा रख दिया और बोले, जाओ अल्लाह की जमीन पर उसके रिस्क की तलाश में फैल जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। लेकिन अगर नाकाम हो गए तो भी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बाप को एक तजुर्बामंद साथी की जरूरत होगी। मेरे वालिद साहब की इन बातों ने मेरा मान बढ़ा दिया था। मैंने शहर में आकर अपना पैसा बैंक में जमा करवा दिया और खुद 1 साल तक छोटी मोटी मुलाजमतें करने लगा। जब मैं कराची शहर को परख चुका, इस शहर के लोगों से मिल चुका, तब मैंने अपना पैसा बैंक से निकलवा लिया। मैंने शहर के बीचों बीच बनी मार्केट में दुकान खरीद ली और कपड़े का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने मेरे काम में बरकत डाल दी और यूं मैंने 2 साल में ही अपना जाती मकान बनाकर अपनी बचपन की मोहब्बत गुलबानो से शादी भी कर ली और उसे अपने साथ शहर ले आया था। जाज़बा अभी तक सो रही थी, इसीलिए मैं नाश्ता करके अपने काम पर आ गया। मुझे तसल्ली थी कि चलो अब मेरी बीवी घर में तन्हा नहीं होगी। मैं दुकान पर काम में मशगूल था जब दूसरी दुकान वाला जमील मेरे पास आकर बैठ गया। वो काफी गमजदा लग रहा था। मैं बोला, क्या बात है जमील, बड़े चुप चुप से हो? वो बोला, कहने को कुछ बचा ही नहीं है। मेरा तो एतबार ही उठ गया है इस दुनिया से। हमारे घर में एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। मैं परेशान हो गया कि अल्लाह सब खैर करे, हुआ क्या है? जमील बोला, मेरा ड्राइवर और उसकी बीवी हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। चंद दिन पहले ही ड्राइवर की साली भी उनके घर आकर रहने लगी। ड्राइवर बोला कि मेरी साली बहुत पर्दे वाली थी, इसीलिए उसकी शक्ल भी कभी न देखी थी। वो हर वक्त निकाब करके रखती थी। मैं जैसे ही घर आता वो उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। कल रात उस ड्राइवर की बीवी घर से भाग गई। जब तहकीकात की तो पता चला कि ड्राइवर की बीवी की बहन तो उसके घर आई ही नहीं थी। उसने ये सब अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया था। दरअसल उसने अपने आशना को घर पर बुलाकर सारा सामान वगैरह चोरी कर लिया और फिर उसके साथ भाग गई। मैं तो जमील की बातें सुनकर सकते में ही आ गया था। क्या औरत का ये भी रूप होता है? वो इस हद तक भी जा सकती है? जमील बड़ी देर बैठा बातें करता रहा, मगर मुझे कुछ भी सुनाई न दिया। मेरा ध्यान भटक भटक कर जाज़बा की तरफ जा रहा था, मगर मैं फौरन नफी में सर झटक देता था, क्योंकि मैं अपनी बीवी पर शक नहीं कर सकता था। मेरी बीवी तो बहुत सादा और मासूम थी। मैंने खुद पर मलामत की कि मैं क्या ये ऑल फोल सोच रहा हूं। शाम गए जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी अपने हाथों से जाज़बा को खाना खिला रही थी, मगर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ वो उठकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं हैरत ज़दा सा रह गया। मेरी बीवी बोली, ईसा, ये मर्दों से डरती है। मैं बोला, मेरे साथ ही घर आई थी, तब तो नहीं डरी मुझसे। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में तंज शामिल हो गया था। मेरी बीवी कंधे उचक कर बोली, मैं क्या जानूं कि क्या है। फिर वो मेरे लिए खाना गर्म करने चली गई। मैं अजीब दोहराहे पर खड़ा था। मैंने सोचा कि इस लड़की को जल्द अज जल्द इसके वालिदैन के पास भेज दूं, क्योंकि वो भी अपनी बच्ची के लिए परेशान होंगे। और फिर जो लड़की एक रात घर से बाहर रहा है उस पर भी तरह तरह की तहमतें लगती हैं, फिर चाहे वो लड़की अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। मैंने और गुलबानो ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं बोला, गुलबानो, जाओ जाज़बा को बुला कर लाओ, मैंने उससे कुछ अहम सवालात पूछने हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी एकदम ही भड़क उठी थी। वो गुस्से से बोली, मैंने एक बार कह दिया ना, वो मर्दों से डरती है, तो फिर मैं उसको आपके सामने क्यों लाऊं? मैं अपनी बीवी के रवैये पर शजदा रह गया था, क्योंकि मेरी बीवी ने तो आज तक मुझसे ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की थी। मैं बोला, गुलबानो, मैं उस लड़की को उसके वालिदैन के पास भेजना चाहता हूं। औरत जात का मसला है, जितनी जल्दी हो सके हम उस लड़की को उसके वालिदैन के पास भेज दें। मेरी बीवी बोली, नहीं ईसा खान, वो कहीं नहीं जाएगी, हमारे घर में हमारे साथ ही रहेगी। मैं चुप हो गया था। मेरे कानों में जमील की बातें गूंजने लगी थी। मैं परेशानी से उठकर घर से बाहर निकल गया था और खुद को कोसता जा रहा था
कि मैं उस लड़की को घर क्यों ले आया हूं। मुझे तो चाहिए था कि मैं उसे सीधा थाने ले जाता। आगे की मंजिल उन्होंने खुद ही तय कर लेनी थी। उन्होंने लड़की के वालिदैन को ढूंढी निकालना था। सुबह सवेरे ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी वालदा खड़ी थी। मैं उनसे गले मिला। वो बोली, मुझे गुलबानो से तो मिलाओ, मैं भी तो देखूं कि उस पर कैसा रूप आया है। शर्माई शर्माई सी गुलबानो अम्मी के सामने आई तो वो खुशी से निहाल ही हो गई थी। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया जबकि जाज़बा अभी तक कमरे में ही थी। नाश्ते के बाद गुलबानो ने मुझे इशारा करके कमरे की तरफ बुलाया। जब मैं वहां गया तो अपनी बीवी की बात सुनकर शशदर ही रह गया। वो बोली, ईसा, अम्मी ने हमसे मिल लिया है। अब काम पर जाने से पहले ही इन्हें 4 सदा की बस में सवार करवा जाए। मैं गुस्से से बोला, शहर आकर तुम में मुरव्वत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी माँ तुमसे मिलने आई है, तुम्हारा ख्याल रखने आई है। मैं उसे कैसे दरवाजे से ही पलटा सकता हूं? गुलबानो मुंह फुलाकर एक जानिब को बैठ गई। मैं बाहर आया और अम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं बोला, अम्मी, हमारे घर में एक लड़की रह रही है। उसका नाम जाज़बा है। आपने कुछ भी कहे बगैर उस पर नजर रखनी है। मैं तो काम पर होता हूं, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कैसी लड़की है। अम्मी ने हैरत से मेरी जानिब देखा और बोली, कमाल करते हो ईसा, लड़की को घर में पनाह तो दे रखी है मगर ये नहीं जानते कि वो है कैसी। खैर, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब मालूम करके तुम्हें बता दूंगी। मैं काम पर चला गया था लेकिन आजकल मेरा ध्यान काम पर होता ही नहीं था। मेरे साथ के लड़के भी अक्सर पूछते कि मालिक, आपको क्या हो गया है? तो मैं मुस्कुरा कर कहता, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे जाज़बा का मसला खाए चले जा रहा था। मैं चाहता था कि वो लड़की जल्द अज जल्द अपने वालिदैन से जा मिले। मैं, मेरी बीवी और माँ उसकी जामिन बन जाए और उसके वालिदैन को बता दें कि वो बच्ची महफूज हाथों में है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता। जब मेरी नजर जाज़बा पर पड़ी थी तो वो बड़ी बुरी तरह से जख्मी थी। शायद उसने मेरी बीवी को बता दिया होगा कि उसके साथ माजरा क्या हुआ है, इसीलिए तो वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी। ये मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा था। हुआ कुछ यूं कि आज मैं अपनी वालदा के आने की खुशी में अपनी दुकान मुलाजमों के हवाले करके खुद घर आ गया था। जब मैं घर लौटा तो सामने ही सहन में तन तनहा मेरी अम्मी बैठी थी। उनके इर्द गिर्द धूप फैल चुकी थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं बोला, अम्मी, आपको तो चाहिए था कि आप इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही होती, यहां क्यों बैठी हैं? अम्मी ने माथे से पसीना पोंछा और बोली, ईसा, मैं इस टाइम तो आराम ही किया करती थी मगर क्या करूं, मैं इस घर में आई ही पहली बार हूं। मुझे इल्म नहीं है कि मुझे किस कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, और फिर मैं मालिक की इजाजत के बगैर ऐसे ही किसी के कमरे में तो नहीं घुस सकती ना। मेरा माथा ठनक गया था। मैं बोला, क्या मतलब? आप सुबह से यहीं बैठी हैं? गुलबानो किधर है? अम्मी हंसकर बोली, तुम्हारी बीवी को तो उस लड़की की खिदमत से ही फुर्सत नहीं, फिर वो तुम्हारी मां को क्या देखेगी। मैं गुस्से से बेकाबू हो चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा, गुलबानो, बाहर आओ। गुलबानो भागती हुई बाहर आई। उसे तवक्को नहीं थी कि आज मैं इतनी जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। मैंने अम्मी की तरफ इशारा करके कहा, मेरी माँ इस धूप में क्या कर रही है? गुलबानो शदीद परेशान हो चुकी थी। वो बोली, मैं तो समझी कि अम्मी वापस चली गई होंगी, क्योंकि पठान तो एक बहुत गैरतमंद कौम है। हम लोग किसी पर बोझ नहीं डालते। फिर अम्मी को तो पता ही है कि शहर में कितनी महंगाई है। मैं बड़ी बेयकीनी से अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। मैं बोला, पठान गैरत वाली कौम है तो फिर तुम क्यों बेगैरत बन गई हो? मेरी माँ यहां तुम्हारा ख्याल रखने आई है, ना कि बेइज्जत होने के लिए आई है। गुलबानो बोली, अम्मी की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है ही कहां कि वो मेरा ख्याल रख सके। जाज़बा मेरा ख्याल रखेगी। आप अम्मी को वापस भेज दें। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। मैं बोला, गुलबानो, मैं तो आज जाज़बा को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये अपने वालिदैन से जा मिले। मेरी बात सुनकर गुलबानो मेरे कदमों में बैठ गई। वो बोली, खुदा के लिए आप इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। आप इस लड़की को कहीं भी मत लेकर जाइएगा। मेरी अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। वो बोली, बेटा, बहू की बात मान लो। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। गुलबानो ने अम्मी से माफी मांग ली थी। जैसे ही मैंने रात का खाना खाया
मैं बेसुध हो चुका था। हालांकि मैं तो बहुत परेशान था। तारीख गवाह है कि जब जब मैं परेशान हुआ हूं, मैं तो सारी सारी रात जागा हूं। सुबह भी मेरी आंख देर से खुली थी, वो भी गुलबानों के चीखने पर ही मैं उठ बैठा था। वो बड़ा वावेला कर रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो गुलबानो मुझे देखकर खूनखार शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। वो बोली, जाज़बा कहाँ है? मैंने कहा, अपने कमरे में होगी। गुलबानो रोते हुए बोली, वो कमरे में तो क्या, पूरे घर में कहीं नहीं है। आपने मुझसे मेरी जाज़बा छीन ली है ना? आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इतने में अम्मी भी कमरे से बाहर आ गई थी। वो बोली, क्या बात है गुलबानो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी बीवी मेरी अम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, अम्मी, मैं सारी सारी रात वक्फे वक्फे से जाज़बा को देखती रहती हूं कि वो आराम से सोई है या नहीं, मगर कल जब मैं खाना खाते ही सो गई और आज इतनी लेट उठी हूं, उठकर देखा तो जाज़बा कहीं भी नहीं थी। अम्मी बोली, बहू, मैं भी कल सारी रात सोती ही रही हूं, ना ताज्जुद के लिए उठ पाई और ना ही फजर के लिए। मुझे यकीन है आप ही ने जाज़बा को मुझसे दूर किया है। आप जलते थे हमसे। आपको इल्म नहीं है कि वो बज़ाहिर गुमसुम रहने वाली लड़की बड़े कमाल की थी। उसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं डॉक्टरनी के पास जाकर अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम करूं कि मेरे यहाँ बेटा होगा या बेटी। डॉक्टरनी ने मुझे बताया कि मेरे यहाँ पहली औलाद लड़की होगी। जाज़बा बड़ी परेशान हो गई थी। उसने मुझे कहा कि पहली औलाद अगर लड़की हो तो उस पर जादू बड़ी जल्दी चलता है। जाज़बा ने मुझे बताया था कि वो ऐसे मदरसे में पढ़ती थी जहां तावीज़ वगैरह सिखाए जाते थे। वो सबसे ज़हीन लड़की थी, सब कुछ बहुत जल्दी सीख गई थी। उसने मुझे बताया कि वहां की एक उस्तानी मुझे काला जादू सिखाना चाहती थी। जब मैंने सीखने से इनकार कर दिया तो वो मुझ पर तशद्दुद करने लगी। उसने मेरे बाल भी काट दिए और मुझ पर तरह तरह से मजालिम ढाती थी। मैं वहां से भाग खड़ी हुई थी और उसी दिन मुझे ईसा खान ने अपने घर में पनाह दे दी थी। अम्मी जी, उसने तो मुझे ये भी बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर काला जादू करवा रहे हैं ताकि मेरी पहली औलाद मर जाए। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, मेरे गम में शामिल होती थी। यकीनन उसे ईसा ही कहीं ले गए हैं। आपको कसम है मेरी ईसा, आप सच सच बता दें, कहाँ है जाज़बा? मैं तो गुलबानो की बातें सुनकर हैरान रह गया था। मैं बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा कौन सा मदरसा है जिसमें जादू सिखाया जाता है? हद हो गई है पागलपन की। वो लड़की तुम्हें पागल बनाती रही और तुम उसके हाथों पागल बनती रही। क्या हो गया था तुम्हें? मेरे साथ ये बातें पहले शेयर क्यों नहीं की? चलो आओ मेरे साथ, उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, उसके कमरे को रहने दो, अपने कमरे की तलाशी लो। गुलबानो जल्दी से अपने कमरे की जानिब भागी थी। हम दोनों भी उसके पीछे ही गए थे और फिर वो हुआ था जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। सारी तिजोरियों के लॉक टूटे हुए थे, सारा पैसा, सारा जेवर, सब कुछ गायब था। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए थे। अम्मी बोली, माल का चले जाना सदका होता है, गम न करो, सदका निकल गया है। ये सब कह देना आसान था मगर सहना बहुत मुश्किल था। मैं जाज़बा के कमरे में गया तो वहां भी सारा सामान गायब था। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस वालों ने बताया कि हमारे शहर में वारदात की ये नई किस्म आई है। इसमें एक लड़की को मोहरा बनाया जाता है। वो बेआसरा बनकर लोगों के घर जाती है, किसी को काले जादू से डराती है तो किसी को कहती है कि मुझे घर से निकाल देने से आपकी औलाद मर जाएगी। यूं लोग उसे घर में पनाह दे देते हैं और वो सब कुछ लूटकर फरार हो जाती है। मैंने अपना सर पीट लिया था। ये मेरी ही गलती थी। मैं ही उस लड़की को अपने घर लाया था। इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं था। इस वाक़े के ठीक 8 दिन बाद अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। मेरे दिल के तो तमाम दुख दर्द दूर हो गए थे। मैंने इस वाक़े से यही सीखा था कि कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।